है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोरोना के खात्मे के लिए उठे दुआओं में हाथ, अमन और खुशहाली की मांगी दुआएं। ईद की रंगत रही फीकी, न गले मिले न हाथ मिलाया, दूर से ही बधाई देकर मनाई ईद पर्व की खुशी। परिवार के साथ मनाई ईद की खुशियां, सोशल मीडिया पर चला बधाई का सिलसिला। नगर मुख्यालय में संचालित 2 कोविड सेंटर हुए बंद, मुल्ला खेल परिसर और IPP 6 को किया गया बंद। अब गोंगले कोविड केयर सेंटर में होंगे सभी के उपचार। बालाघाट नगर में 8 निजी चिकित्सालयों में भी चल रहा है उपचार। विद्यार्थियों से धोखाधड़ी करने का मामला, प्रोत्साहन राशि से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। शिक्षक विद्यार्थियों की सतर्कता से पकड़ाए गिरोह के सदस्य। वारासिवनी पुलिस ने किया धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज, SDOP के निर्देश पर दर्ज हुई रिपोर्ट। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूले। देश दुनिया में फैली कोरोना महामारी की वजह से मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा त्योहार ईद उल फितर सादगी के साथ मनाया गया। अमूमन ईद पर गले मिलकर मुबारकबाद देने तथा हाथ मिलाकर सम्मान करने की परंपरा सदियों से रही है, लेकिन इस बार और ईदों से यह ईद जुदा थी। इस बार ईदगाह एवं मस्जिदें यूं तो गुलजार बनी रहती थी, लेकिन हुकूमत हिंद के फरमान पर अमल करते हुए मुस्लिम समाज ने घरों में ही ईद की नमाज अदा की। देखा जाए तो 30 दिन के रोजे के बाद ईद इनाम मिलने का दिन है और ईद पर कोरोना का देश दुनिया से नामो निशान मिटने को लेकर दुआओं में हाथ उठे तो अमन और खुशहाली का पैगाम दूर दूर तक पहुंचा। देश भर में शुक्रवार का दिन ईद उल फितर का दिन था। ईद को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं तथा मुस्लिम संगठनों ने पहले ही समाज को पैगाम दिया था कि हमें कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सरकार का पूरा साथ देना है। जो अहकाम बताए गए हैं उसका सभी को पालन करना है। जब ईद का दिन आया तो ऐसा ही हुआ। मुस्लिम समाज ने ईद के लिए चलकर मस्जिदों में आने की बजाय अपने घर में परिवार के साथ नमाजें अदा की और ईद मनाई। गुरुवार शाम से ही दूरभाष एवं सोशल मीडिया पर ईद की एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो शुक्रवार को भी दिन भर जारी रहा। लेकिन ईद पर धार्मिक परंपराओं के मुताबिक गले मिलने और हाथ मिलाकर छोटे बड़ों सभी का सम्मान करने का रिवाज रहा है। अब की बार ईद पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। सभी ने कोरोना महामारी के खतरे को समझा और वक्त की नज़ाकत को समझते हुए ईद पर सामाजिक दूरी और देह से दूरी का पालन किया गया। शहर की मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। प्रातः 8 बजे की लगभग सभी मस्जिदों में नमाजें पढ़ी गईं, जिसमें 7 लोग ही ऐसे रहे जिनके लिए प्रशासनिक तौर पर अनुमति ली गई थी और पूरी आवाम घरों में ही थी। देश पर कोरोना का खतरा था तो मुस्लिम समाज भी इंसानियत की खातिर संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए रमजान माह में घरों पर ही था। ईद के करीब आते आते सभी गैर जरूरी खरीदारी को तर्क कर दिया गया और उन गरीबों के लिए रुपये खर्च किए गए जो लॉकडाउन और आर्थिक मंदी के इस दौर में बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ईद पर घरों में सेवैयां तो बनी, लेकिन खुशियों को लेकर मलाल भी रहा और एक तरह से इस बार ईद की मिठास मानी जाने वाली सेवैयों में मिठास गुम रही। हालांकि मुस्लिम समाज ने परिवार के साथ खुशी खुशी ईद मनाई। यह ऐसा मौका था जब छोटे से बड़े और बुजुर्ग तक सभी ईद पर एक साथ थे और इबादत के साथ कोरोना महामारी को देश दुनिया से दूर होने को लेकर दुआओं में हाथ उठाकर अपने रब से इंसानों की हिफाजत के लिए मिन्नतें की गई। मुल्क में ईद पर अमन का पैगाम देने वाली मस्जिदों के मीनारों के लाउड स्पीकर भी ईद पर बंद ही रहे।
लेकिन ईद पर दिल से लाखों लोगों के जुबान पर एक ही दुआ थी, वो ये कि देश दुनिया में वह खुशहाली फिर लौट आए जिसके लिए हम बेजार हो चुके हैं। साथ ही अमन भाईचारा बरकरार रहे, दुआओं के असर से ईद पर यही पैगाम आम रहा। ईद पर्व को लेकर अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर सुभान मंसूरी ने जिले वासियों को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि विगत 2 वर्षों से समाज के द्वारा सब्र दिखाते हुए ईद सहित अन्य त्योहारों में सब्र का साथ दिया है और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने त्योहार मनाए हैं। आज भी प्रशासन की गाइडलाइन के आधार पर ही नमाज अदा की गई है। नमाज के दौरान कोरोना वायरस महामारी को जल्द से जल्द छुटकारा मिले, यह दुआएं की गई हैं। सबसे पहले तो आप सभी को, शहरवासियों को, ज़िले वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसे कि आपने कहा कि 2 साल से जो सब्र दिखाया है, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुस्लिम समाज के लोगों ने 2 साल ईद हो, बकरीद हो और जो भी त्यौहार आए उसमें सब्र का ही साथ दिया है और प्रशासन की जो भी गाइडलाइन थी उसी गाइडलाइन का पालन किया है। और आज भी प्रशासन की जो गाइडलाइन थी उस हिसाब से ही चंद लोगों ने ही नमाज़ें अदा की गई हैं और आज नमाज़ों में भी खूब दुआएं की गई है कि ये जो कोरोना वायरस नाम की जो वबा, ये बीमारी जो फैली हुई है, इससे हमें जल्द से जल्द हमारे शहर को, हमारे प्रदेश को, हमारे मुल्क को और पूरी दुनिया को इस वायरस से जल्द छुटकारा मिले। ऐसी आज बहुत दुआएं की गई है। पूरा अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए बहुत दुआएं की गई है कि हमारा देश शांति प्रिय, सौहार्द का देश है, हम सब मिलकर के भाईचारे से रहें, बस यही दुआएं हुई हैं। बीते 1 महीने में जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण ने इतना कहर बरपाया कि जिले के शासकीय कोविड सेंटरों में बेड की कमी देखी गई। लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियां सुधर रही है, जिसके चलते अब यह कोविड सेंटर खाली हो रहे हैं। 13 मई को जिला प्रशासन ने नगर के मुल्ला खेल परिसर में बनाए गए अस्थायी कोविड सेंटर को बंद कर दिया, तो वहीं 14 मई को नगर के बूढ़ी स्थित IPP 6 कोविड सेंटर को भी बंद कर दिया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के दौरान बालाघाट नगरीय क्षेत्र के मुल्ला खेल परिसर में बनाए गए अस्थायी कोविड सेंटर और नगर के शासकीय बूढ़ी ITI के पीछे बने IPP 6 कोविड सेंटर को बंद कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार गोंगलई में बनाए गए 200 बेड के कोविड सेंटर में उपचार प्रारंभ हो जाने से दोनों ही कोविड केयर सेंटरों को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद यहां तैनात चिकित्सक और स्टाफ नर्स को गोंगलई में तैनात किया गया है। प्रशासन का मानना है कि नगर में चल रही इन अस्थायी कोविड सेंटरों की अपेक्षा गोंगलई का कोविड सेंटर काफी बड़ा है और हर परिस्थितियों से निपटने के लिए सटीक बैठता है। इसलिए मुल्ला खेल परिसर और IPP 6 कोविड सेंटर को बंद कर यहां की सुविधाओं को गोंगलई भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार वर्तमान में गोंगलई कोविड सेंटर में 35 से 40 कोविड मरीज भर्ती हैं, जबकि बालाघाट नगर मुख्यालय में ही 8 निजी चिकित्सालयों में भी कोविड मरीजों का उपचार किया जा रहा है। ऐसे में जिला स्वास्थ्य प्रबंधन पर बढ़ा बोझ कम हो गया है। बता दें कि नगर में मिताली नर्सिंग होम बालाघाट में 20 बेड, निदान हॉस्पिटल 14, श्रीवास्तव नर्सिंग होम 12, आरोग्य हॉस्पिटल 40, सरदार पटेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 50 एवं गणपति मेमोरियल बालाघाट 10, लाइफ केयर हॉस्पिटल 30, रानी अवंतीबाई लोधी चिकित्सालय 30 बेड्स मौजूद हैं। इस प्रकार अगर बालाघाट नगर मुख्यालय की ही बात की जाए तो निजी चिकित्सालयों में कुल 206 बेड और गोंगलई में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में 200 बेड मौजूद हैं, जबकि लांजी, वारासिवनी, लालबर्रा, परसवाड़ा, बैहर में भी कोविड केयर सेंटर प्रारंभ है, जिससे एक हद तक बालाघाट जिला चिकित्सालय में पड़ रहे अतिरिक्त बोझ में कमी आई है। जिसके बाद अब जिला प्रशासन के द्वारा मुल्ला खेल परिसर में बनाए गए अस्थायी कोविड सेंटर और नगर के शासकीय बूढ़ी ITI के पीछे बने IPP 6 कोविड सेंटर को बंद कर दिया गया है। कक्षा 10वीं व 12वीं में विशेष योग्यता हासिल करने वाले विद्यार्थियों को शासन से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि दिलवाने और उसमें से 50% राशि वापस लेने वाले एक गिरोह का गुरुवार को शासकीय टिहलीबाई उत्कृष्ट विद्यालय वारासिवनी के शिक्षक पंचम हनवत, वारा निवासी महेंद्र कनौजिया और 2 छात्राओं की हिम्मत के कारण पर्दाफाश हो गया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं इस मामले का मुख्य सरगना कटंगी निवासी व्यक्ति अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
इस मामले की जानकारी देते हुए शासकीय टीलीबाई उत्कृष्ट विद्यालय वारासिवनी के शिक्षक पंचम हनबत ने बताया कि शासन द्वारा प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती हैं, जिनमें कक्षा 10वीं व 12वीं क्रमशः 85 व 80% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को शासन द्वारा 25,000 रुपये लैपटॉप के लिए दिए जाते हैं। वहीं श्रम विभाग द्वारा जिन विद्यार्थियों के माता पिता के पास श्रमिक कार्ड है, उन्हें 25,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। हनमत ने बताया कि गुरुवार को उनके पास ग्राम वारा निवासी महेंद्र का फोन आया था कि श्रम विभाग द्वारा उनकी बहन को मिली स्कॉलरशिप की राशि में से 12,500 रुपये मांग रहे हैं, जिस पर मेरे द्वारा उन्हें रुपये नहीं देने और उसे रोककर डायल 100 को सूचना देने कहा गया था, जिसके बाद युवक द्वारा उन्हें रोक कर रखा गया और डायल 100 को सूचना दी गई थी। आज सुबह हमें स्कूल के एक शिक्षक जिन बच्चों के साथ धोखाधड़ी हुई, उनके कक्षा शिक्षक ने फ़ोन किया कि बच्चों के साथ उनके खाते से इस प्रकार लेन देन हो रहा है और दबाव बनाकर बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं। तब हमने उन बच्चों से संपर्क किया। संपर्क करने पर पता लगा कि वाकई उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। ये बच्चे पैसे जो हैं एक्चुअल में उन्हीं बच्चों के स्कॉलरशिप के पैसे थे जो उनके खाते में उन्हीं के राइट्स के पैसे थे जो उनको मिलने थे, लेकिन उन पर दबाव बनाकर यार धोखे से उनका अंगूठा लगाकर इन्हें उनके घरों में जाकर पैसा ट्रांसफ़र करवा लिया। तब हमने एक बच्चे को ये बोला कि यदि तुम्हारे पास ये आते हैं तो तुम उनको बिठाल के रखना और डायल 100 को कॉल करना। तो ये जैसे पहुँचे तो उन बच्चों ने हमें कॉल किया और बताया कि हमने डायल 100 को कॉल कर दिया सर, आप आ जाते। तब मैंने मीडिया से जुड़े भाई आनंद वर्मा जी को कॉल किया, उनसे चर्चा किया। वो थाने गए और थाने से पुलिस लेके हमें भी बुलवाया और हम स्पॉट पर पहुंच के इनको रंगे हाथ पकड़े। सर ये कहाँ के रहने वाले, ऐसी कुछ जानकारी? उसमें एक पात्र तो मदनपुर का है, कलाकार जो ये धोखाधड़ी का मामला करता है, कोल्हटकर करके उसका नाम है। बाकी दो के बारे में तो जानकारी शायद कियोस्क से जुड़े लोग हैं वो। इस मामले की जानकारी मिलने पर उप निरीक्षक शशांक राणा और चौधरी तत्काल ग्राम वारा पहुंचे, जहां पर उन्हें ग्राम मदनपुर निवासी अर्जुन कोलटकर बैठा हुआ मिला। जहां पर उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि कटंगी निवासी प्रदीप मंडाले के कहने पर उसके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। वह अब तक 7 से 8 लोगों से राशि ले चुका था, जिसमें से अधिकांश राशि प्रदीप मंडाले के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की गई है। इसके बाद उप निरीक्षक राणा अर्जुन कोलटकर मदनपुर, विकास डोंगरे व अरविंद धांगडाले गर्रा को लेकर पुलिस थाना पहुंचे। इसी बीच मामले की जानकारी मिलने पर धोखाधड़ी की शिकार हुई खुशबू बिसेन ग्राम महाराजपुर व रागिनी पारधी ग्राम महाराजपुर दोनों अपने पालकों के साथ पुलिस थाना पहुंचे, जहां पर खुशबू ने शिकायत दर्ज कराई कि वह कक्षा 12वीं में 86% अंक लेकर उत्तीर्ण हुई थी। 2 मई को अर्जुन कोलटकर व विकास डोंगरे ने उनके घर आकर बताया कि श्रम मंत्रालय की ओर से उन्हें 25,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिल रही है, जिसके लिए उन्हें आधार नंबर, कक्षा 12वीं की अंकसूची की फोटोकॉपी, मम्मी बसवंता बिसेन का खाता नंबर, आधार कार्ड दोनों के फोटोग्राफ्स लेकर गए। वह उसकी सहेली ग्राम सिकंदरा के पटेल टोला वार्ड क्रमांक 1 की निवासी रागिनी पारधी के घर गए, वहां से भी डॉक्यूमेंट लिए और फिर 12 मई को फिर आए और पैसे आगे बताया। उसके बाद कियोस्क वाले अरविंद रांगडाले गर्रा को बुलाया। वह मशीन लेकर आया और मेरी मम्मी के फिंगर लेकर बिना कुछ बताए 10,000 रुपये निकाल लिए और कल आने की बात कही। फिर रागिनी के घर जाकर वहां से भी 10,000 रुपये निकाल लिए। 2020-21 में हमने 12th पास आउट किया और हमको मतलब हमारा 85 के ऊपर परसेंट बना, 86। तो उसके अकॉर्डिंग हमको जो 25,000 रुपये मिलना था शिवराज से चौहान तरफ से, वो हमको मिल चुके थे। फिर क्या हुआ कि जो श्रमिक कार्ड से मिलने वाले थे उसकी जानकारी हमें नहीं थी, पर कुछ लोग आए, 2 लोग हमारे घर पे अभी के टाइम में, मतलब लगभग 1 साल तो होने लगा। 1 साल बाद आए और बोले कि मतलब हम आपके स्कॉलर मिलने वाले हैं। हमने उनसे सवाल जवाब किया, हमारे तो स्कॉलर मिल गई है 25,000 की। फिर उन्होंने और मतलब बोले कि और आ जाएंगी, मतलब हम लोग करवा देंगे। हमने बोला श्रमिक कार्ड तो है ही नहीं, तो बोले हम करवा देंगे। तो जब उन्होंने फिर फ्रॉड से कुछ किया होगा, शायद उन लोग का पहले से रहा होगा। ये बताइए कि आपके अकाउंट में पहले पैसा रखा हुआ था? नहीं सर, हम लोग ने क्या नहीं, जो आपका खाता है, जिस बैंक में आपका खाता है, क्या उस बैंक में पहले खाते में राशि डली हुई थी आपके खाते में? नहीं डली हुई थी। आप पक्का बता रहे हैं कि नहीं डली हुई थी? अगर उन्होंने थंब मशीन से लगाया तो अचानक 25,000 कैसे आ गया? ऐसी बात नहीं, वो लोग आए 10 दिन पहले और उन्होंने हमारा खाता नहीं लिया, मम्मी का खाता नंबर लिए। उसके बाद
बोले कि 1 महीने बाद पैसे आ जाएंगे। 1 महीने नहीं हुए तो 10 दिन बाद ही सीधा पैसे आ गए, और वो हमको पता ही नहीं कि पैसे आ गए, और वो सीधा घर आके बताए कि पैसे आ गए, और उन्होंने, हमको यकीन ही नहीं हुआ। हमने बोले कहाँ के रहने वाले थे वो दोनों? सर एक थे अर्जुन कोलेटकर, मदनपुर बस्ती के, और एक थे विकास डोंगरे, विकास डोंगरे, वो गर्रा, रामपैली गर्रा के रहने वाले थे, और उनके साथ फिर और एक भैया आए थे। आपके जैसे कितने बच्चों के साथ धोखाधड़ी हुई है? उनके पास तो भी फिर भी 60-70 बच्चों के नाम थे, लेकिन अभी उन्होंने स्टार्टिंग में 6-7 बच्चों से लिया था, उसमें से 72,000 कुछ रुपए उन लोग ने अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लिया था। 72,000 तक उनके खाते में राशि चली गई थी। वो लोग बच्चे से आधा पैसा ले रहे थे, तो हमने फिर मतलब उनसे पूछा भी, पर उन्होंने बताया नहीं ठीक से हमें। आपसे लिए हैं पैसे उन्होंने? हाँ सर। कितने लेते हैं? 10,000 रुपये अपने खाते में ट्रांसफ़र कर, हमने चेक करने के लिए बोले तो उन लोग ने सीधा ट्रांसफ़र करवा ये दिया। तो खाते आपका था या मम्मी का था? मम्मी का था। ठीक है, तो मम्मी के खाते में पहले राशि थी? नो सर। नहीं थी, नील था वो खाता। यस सर, बस। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अर्जुन कोलटकर निवासी मदनपुर, विकास डोंगरे निवासी गर्रा व अरविंद रांगडले गर्रा के खिलाफ एक राय होकर षड्यंत्र कर, छल करके धोखाधड़ी कर रुपये निकालने के आरोप में भारतीय दंड विधान की धारा 420, 120B, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। वहीं अभी तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले का मुखिया प्रदीप मंडाले कटंगी का रहने वाला है। बताया जाता है कि वह जनपद पंचायत कटंगी में कार्यरत है। फिलहाल पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर पर उससे संपर्क किया और उसने पुलिस को आने का आश्वासन दिया, लेकिन देर रात तक वह वारासिवनी पुलिस थाना नहीं पहुंचा था। देखना है कि पुलिस इस मुख्य आरोपी को कब तक गिरफ्तार करती है। 13 मई को मुख्यमंत्री उपचार योजना के अंतर्गत आउटसोर्स के माध्यम से जिला चिकित्सालय परिसर में सिटी स्कैन मशीन का शुभारंभ किया गया, जिसका अब जिले के नागरिकों को लाभ भी मिल रहा है। मशीन के शुभारंभ होने के एक दिन बाद 14 मई को जिला चिकित्सालय में भर्ती लगभग 6 मरीजों ने इस सुविधा का लाभ लिया, जबकि शाम तक लगभग यहां 12 से 15 मरीजों का सिटी स्कैन किया गया है। राज्य सरकार ने अब जिले के अस्पताल के लिए एक सौगात दी है। इससे अब मरीजों को काफी फायदा होगा। सिटी स्कैन के लिए उन्हें अन्यंत्र नहीं भटकना पड़ेगा। गौरतलब है कि बालाघाट में राजस्थान के जयपुर की वेस्को टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा यहां सिटी स्कैन मशीन लगाई गई है, जिसका 13 मई को विधिवत शुभारंभ किया गया। जानकारी के अनुसार जिला चिकित्सालय में सिटी स्कैन मशीन के लिए काफी लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था, लेकिन कोविड संक्रमण के एकाएक पांव पसारने के बाद शासन स्तर से इन प्रयासों में कमी आई। हालांकि अब जिला चिकित्सालय में प्रारंभ हुई इस सुविधा से जहां जिलेवासियों में हर्ष है, तो वहीं सबसे ज्यादा खुशी की लहर उन गरीब परिवारों को मिल रही है जो कि सिटी स्कैन के लिए निजी चिकित्सालयों के चक्कर लगाते थे, जहां मोटी रकम खर्च करना पड़ता था। 14 मई को मशीन के माध्यम से जिला चिकित्सालय में लगभग 15 लोगों ने इस मशीन का लाभ उठाया। उन्हें सिटी स्कैन की रिपोर्ट सहित फिल्म भी उपलब्ध करवाई गई। मरीजों को सस्ती दर पर सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो गई है। अब उन्हें सिटी स्कैन के लिए प्राइवेट अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा और उन पर आर्थिक भार भी नहीं आएगा। बता दें कि जिला चिकित्सालय में सिटी स्कैन के लिए शुल्क बाजार दर से बहुत कम है। जिला चिकित्सालय में भर्ती बीपीएल, आयुष्मान और दीनदयाल कार्ड धारक मरीज का सिटी स्कैन निःशुल्क किया जाएगा। एपीएल अर्थात गरीबी रेखा से ऊपर के मरीज को सिटी स्कैन के लिए 933 रुपये का शुल्क देना होगा। प्राइवेट अस्पताल के मरीज को सिटी स्कैन के लिए 2,500 रुपये का शुल्क देना होगा। सिटी स्कैन की 2 फिल्में लेने पर 200 रुपये का शुल्क अतिरिक्त देना होगा। जिला चिकित्सालय बालाघाट में हो रहे कोविड टेस्ट की व्यवस्था को बंद कर जिला प्रशासन ने उसके स्थान पर 4 मई से नगर के 4 अलग अलग स्थानों में कोविड टेस्ट की सुविधा प्रारंभ की थी, लेकिन अब यह कोविड सेंटर भी धीरे धीरे खाली होते जा रही हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश शासन के द्वारा बालाघाट जिले में एक दिन में लगभग 1200 टेस्ट करने के निर्देश जारी किए गए थे, जिसके तहत टेस्टिंग को बढ़ाने के उद्देश्य से यह 4 सेंटर प्रारंभ किए गए, लेकिन अब इन सेंटरों में नागरिकों के न पहुंचने से यह सेंटर भी बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। होली त्योहार के बाद बालाघाट जिले में आई कोरोना की दूसरी लहर ने सभी को झकझोर कर रख दिया। एकाएक जिला चिकित्सालय में कोविड टेस्टिंग को लेकर नागरिकों की संख्या बढ़ी तो जिला स्वास्थ्य विभाग भी सख्ते में आ गया। लेकिन उस समय जिला स्वास्थ्य विभाग के साथ तकलीफ यह थी कि वह एक दिन में मात्र 300 से ही टेस्ट कर सकता था।
जिसके चलते अधिकांश नागरिक बिना कोविड टेस्ट कराए ही घर वापस चली जाती थी। कुछ दिनों तक तो यह आलम था कि जिले में कोविड टेस्ट किट उपलब्ध ही नहीं थी, जिसके चलते कोविड टेस्ट कराने पहुंच रहे संदिग्धों को फीवर क्लिनिक से दवाइयां लेकर उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जाती थी। लेकिन जब एकाएक कोरोना की दूसरी लहर का साया जिले में बढ़ा तो जिला प्रशासन ने कोविड टेस्टिंग के लिए गोंदिया की एक निजी लैब को मैदान में उतारा। लेकिन जब इस निजी लैब की व्यवस्था भी कम आंकी गई तो नगर के विच्छण जैन हॉस्पिटल ने अपनी भूमिका निभाते हुए कोविड टेस्ट कराना प्रारंभ किया, जिसके बाद जिले में कोविड संक्रमित मरीजों का आंकड़ा इस प्रकार बढ़ा कि जिला प्रशासन की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी हिल उठी। आलम यह था कि जिला चिकित्सालय में पहुंचने वाला हर एक मरीज कोविड पॉजिटिव रहता था, जिसके बाद शासन स्तर से कोविड मरीजों को चिन्हांकित करने के लिए कोविड टेस्ट किटों की संख्या बढ़ाकर 1200 कर दी गई। जिले में कोविड संक्रमण को रोकने यह आवश्यक था कि बड़े स्तर पर अभियान चलाकर कोविड संक्रमितों को खोजा जाए ताकि समय रहते उनका उपचार हो सके। इसी मंशा से जिला प्रशासन ने नगर के जिला चिकित्सालय बालाघाट में होने वाले कोविड टेस्ट की व्यवस्था को बंद कर उसके स्थान पर 4 मई से बालाघाट शहर में 4 स्थानों पर कोविड टेस्ट की सुविधा प्रारंभ की, जिसके तहत कोविड टेस्ट के लिए जैन अस्पताल के पास आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 70, सेठिया शाला के पास आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 59, आरोग्य केंद्र सरेखा और शासकीय हाई स्कूल भटेरा चौकी को केंद्र बनाया गया। जहां प्रारंभ में तो इन केंद्रों में कोविड टेस्टिंग बड़े स्तर पर की गई, लेकिन कुछ केंद्रों में संदिग्धों के ना पहुंचने पर इन्हें स्थानांतरित कर दिया गया। बता दें कि नगर के सेठिया शाला के पास आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 59 में चल रही कोविड टेस्ट सेंटर को पीजी कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि शासकीय हाई स्कूल भटेरा चौकी का केंद्र वर्तमान में प्रारंभ है। वहीं आरोग्य केंद्र सरेखा में संदिग्धों के न आने के चलते यहां कार्यरत टेस्टिंग टीम को महाराष्ट्र मंडल सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है, जबकि जैन अस्पताल के पास आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 70 में बने टेस्टिंग सेंटर में कार्यरत एक चिकित्सक के कोरोना पॉजिटिव होने पर इस सेंटर को बंद कर दिया गया है। जानकारों की माने तो वर्तमान स्थिति में इन कोविड सेंटरों में कोरोना संदिग्धों के ना पहुंचने से यहां टेस्टिंग प्रक्रिया में काफी गिरावट आई है, जिसके चलते अब यह सेंटर भी बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। सिविल अस्पताल वारासिवनी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने को लेकर गुरुवार को एनएचएआई की टीम व खनिज विकास निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल के दौरे करने के बाद शुक्रवार को वारासिवनी के राजस्व, अमला, स्वास्थ्य व पुलिस विभाग के साथ कलेक्टर दीपक आर्य ने सिविल अस्पताल वारासिवनी का दौरा कर परिसर में स्थापित होने वाले ऑक्सीजन प्लांट में चिन्हित जगह का निरीक्षण कर जायजा लिया और स्थापित होने वाले प्लांट की व्यवस्था के संबंध में बीएमओ डॉक्टर रविंद्र ताथोड़ से चर्चा की। निरीक्षण के दौरान एसपी अभिषेक तिवारी, एसडीएम संदीप सिंह, तहसीलदार राजेंद्र चिगाम, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि सिविल अस्पताल परिसर में जिस जगह ऑक्सीजन प्लांट स्थापित होने के लिए चयन किया गया है उसी संबंध में निरीक्षण किया गया। कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि जल्द से जल्द चिन्हित जगह में प्लांट स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। ये जो सिविल अस्पताल है वारासिवनी, इसमें पीएसए जो ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है उसकी जगह फाइनल हुई थी। उसी जगह को देखने के लिए किस जगह फाइनल किया, टेक्निकली वो जगह ठीक है नहीं, इसके आज का दौरा था। सर कल जो टीम ने दौरा करी थी क्या उनसे भी चर्चा हुई आपकी? हाँ, उनसे चर्चा हुई, उसकी चर्चा को प्रांति में आया। हाँ सर, एक बात भी है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो पेट्रोलियम मंत्रालय, उन्होंने भी फेल के तरफ से 100 बेड का अस्पताल जिला चिकित्सालय में यानी जिले में बात की है, तो सर उस संबंध में भी नहीं वो जिला से की नहीं है, उसमें एग्जिस्टिंग अस्पताल को 100 बेड की सुविधाएं देने के लिए बोला गया, जिसमें कि अलग अलग जगहों पर 50 बेड की सुविधा भैया बालाघाट मुख्यालय पे बढ़ाई जा रही है और दूसरा क्षेत्र जो है भैया वहाँ 50 बेड बढ़ाया जा रहा है। मतलब नया बिल्डिंग नहीं है, वो सिर्फ ऑक्सीजन लाइन और वो सबकी सुविधा। कलेक्टर साहब, ये क्या दूसरी लहर में फ़ायदा मिल पाएगा या तीसरी लहर तक बन जाएगा? ये दूसरी लहर और तीसरी लहर तक हम लोग नहीं बता पाएंगे, हम लोगों से जल्दी से जल्दी हराने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। कोरोना को हराने के लिए वारासिवनी क्षेत्र में व्यापारी परिवार भी मदद के लिए आगे आया है और कोरोना की पहली लहर हो या दूसरी लहर, दोनों ही लहरों में व्यापारी परिवार ने आगे आकर कार्य किया है। इसी के चलते एक व्यापारी परिवार ने पहल करते हुए नगर के जयस्तंभ चौक के समीप थाना परिसर के सामने एक निजी दुकान में ऑक्सीजन बैंक का शुभारंभ किया। जानकारी के अनुसार व्यापारी परिवार ऑक्सीजन की आवश्यकता लगने वाले लोगों की मदद करेगा और उन्हें निःशुल्क मशीनें देगा। जिस किसी को भी ऑक्सीजन मशीन की आवश्यकता होगी वह उस दुकान में जाकर या व्यापारी परिवार से संपर्क कर सकता है।
व्यापारी परिवार द्वारा कोरोना की दूसरी लहर में 23 ऑक्सीजन मशीन बुलाई गई है, जिसमें से 4 मशीनें सिविल अस्पताल वारासिवनी को दी गई तथा शेष बची 19 मशीनें आवश्यकता पड़ने पर आम जनता को उपलब्ध करवाई जाएंगी। शुभारंभ के दौरान व्यापारी परिवार के समस्त लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में जानकारी देते हुए व्यापारी परिवार के सदस्य कैलाश दुल्हानी ने बताया कि कोरोना रिलीफ सहायता केंद्र का कार्य पिछले कुछ समय से चल रहा था, जिसका शुभारंभ आज किया गया है। इसके माध्यम से आम जनता जिन्हें ऑक्सीजन मशीन की आवश्यकता होगी वह व्यापारी परिवार से संपर्क कर सकता है, जिन्हें ऑक्सीजन मशीन निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। व्यापारी परिवार के द्वारा ऑक्सीजन बैंक एवं कोरोना रिलीफ सहायता केंद्र उसका हमारा बहुत दिन से काम चालू था और मछली हमारी बहुत दिन से चल रही थी, तो उसका एक विधिवत रूप से कार्यालय ताकि लोगों को क्या है आने जाने में दिक्कत हो रही थी, तो अभी तक क्या है हमारा व्यवस्थित नहीं था मशीन। अच्छा, इस मशीन का उपयोग कैसे होगा? ये मशीनें अभी तक जो है मनीष भाई हमारी जो जिन भी पेशेंट्स को ज़रूरत है, चाहे वो अस्पताल में है, चाहे कोई कोविड सेंटर में है, चाहे उनके घरों में है, तो ऐसा करके अभी अपन मशीन उनको दे रहे हैं। जिन भी पेशेंट्स को ज़रूरत है ऑक्सीजन मशीन की निःशुल्क दे रहे हैं अपन। जी। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।